क्या आप जानते हैं ये मार्केट है और इस मार्केट में सब कुछ बिकता है, यहाँ तक कि उधारी भी। तो एक जो कॉन्सेप्ट है कि मैं अपना कोई एसेट बेच सकता हूँ, वैसे ही अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो वो मेरा डेटर है। और ये जो डेटर है, ये एक तरीके की उधारी ही है। अब मैं चाहूँ तो इस उधारी को भी मार्केट में बेच सकता हूँ। और यही चीज़ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, कि कैसे आप मार्केट में अपनी उधारी को बेच सकते हैं। अब इस चैप्टर का ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर रहेगा फ्लो में, जिसमें हम चीज़ों पे बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट सिक्योरिटाइजेशन के क्या-क्या फायदे हैं, जो अपनी उधारी बेच रहा है दैट इज योर ओरिजिनेटर, और जो खरीदने वाला है दैट इज इन्वेस्टर। फिर हम देखेंगे कि इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन-कौन से होते हैं, प्राइमरी जो लोग इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, और सेकेंडरी जो लोग इस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, दैट इज नथिंग बट योर मैकेनिज्म, द प्रॉब्लम्स दैट अराइजेज इन दिस सिस्टम। फिर उसके बाद जब आप कोई चीज बेच रहे हैं तो आप किसी प्राइस पे भी तो बेचेंगे, तो वो प्राइसिंग क्या बेनिफिशियल रहे ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उस पर थोड़ी डिस्कशंस करेंगे। फिर हम देखेंगे रिस्क एसोसिएटेड विथ दिस ट्रांजैक्शन, और आखिरी में हम देखेंगे कि हम सिक्योरिटाइजेशन समझ गए हैं तो हम इसमें विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि क्या हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ब्लॉकचेन से एसोसिएटेड रिस्क क्या होते हैं, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन जनरल कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। साथ ही साथ हम एक शब्द का इस्तेमाल और देखेंगे दैट इज टोकनाइजेशन। ये टर्म या तो आपने बैंकिंग में सुना होगा, कि जैसे आप कभी भी पेमेंट के लिए अपना कार्ड डिटेल्स कहीं एंटर करते हैं तो उसका टोकन क्रिएट होता है। या आपने एनएफटी, नॉन फंजेबल टोकन्स के बारे में सुना होगा, जो खासकर लॉकडाउन के पीरियड में लोग डिजिटल आर्ट बेच रहे थे, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है और वो सिक्योरिटाइजेशन से कैसे सिमिलर है, हम उस पर बात करेंगे। और आखिर में कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिकल केस सिनेरियोज के इन इंडिया। तो इससे पहले हम इस चैप्टर में आगे बढ़े, हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई उधारी बेचनी क्यों है, कि सिक्योरिटाइजेशन का ये प्रोसेस करना ही क्यों है। तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कौन हूँ, बिजनेसमैन। तो मैं क्या करता हूँ, धंधा, मैं सामान खरीदता हूँ, मैं आगे सामान बेच देता हूँ। अब इस पूरी साइकिल को चलाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे पास होनी चाहिए, पैसा। अब हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारे एसेट्स हो, बहुत सारा मेरे रिजर्व्स में पैसा दिख रहा है मुझे मेरी बैलेंस शीट में, पर ये जो पैसा है ये लिक्विड मनी नहीं है, कैश नहीं है, और मुझे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कैश लगता है। तो जब भी मैं सामान खरीदता हूँ, बेचता हूँ, या एक एग्जांपल ले लेते हैं हम बैंक्स का। तो बैंक्स का काम क्या होता है कि जो आप डिपॉजिट दे रहे हैं, आप बैंक उस पैसे को अपने पास रखता है और आगे लोन्स के फॉर्म में आगे डिस्पर्स कर देता है। तो बैंक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसके पास लिक्विड कैश हो ताकि वो आगे फर्दर लोन्स दे सके। सिमिलरली एक बिजनेस, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उसके पास लिक्विड कैश हो, जिसे आप वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ताकि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सके। बट हम बिजनेस में ये भी देखते हैं कि वहां पे क्रेडिट सेल का भी कॉन्सेप्ट होता है, कि या बैंक के केस में ये भी हो सकता है कि कई बार मेरे पास डिपॉजिटर्स नहीं है बट जो लोन सीकर्स है वो आ रहे हैं, तो मुझे लोन्स तो देने हैं बट मेरे पास डिपॉजिटर्स काफी लिमिटेड है। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि पहली चीज, मेरी बैलेंस शीट में मुझे एसेट साइड तो दिख रहा है कि मैंने जो सामान बेचा है वो मैंने उधारी में बेचा है। तो मुझे मेरे डेटर्स दिख रहे हैं अपनी बैलेंस शीट में, कि मेरे बैलेंस शीट में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटर्स है, बट इनका मैं करूं क्या, क्योंकि मेरे पास कोई कैश ही नहीं है। जब कैश नहीं है तो उससे लिक्विडिटी क्रंच होगा, जिसके कारण मेरा वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, पहला सोल्यूशन तो ये है कि भैया मार्केट से और कैश उठा लो। और वो कैश आप कैसे लेके आओगे, थ्रू फॉर्म ऑफ बोरोइंग। बट बोरोइंग में दो बड़ी दिक्कत है, खासकर जब आप कॉर्पोरेट फॉर्म में बिजनेस करते हैं। सबसे पहली चीज कि बोरोइंग से आपका डेट इक्विटी रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, कि जब भी आप पैसा लाएंगे तो आप ओवर फाइनेंस्ड हो सकते हैं, और डेट जो होती है उस पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट देना ही है। और अगर कभी गलती से आपका बिजनेस स्लो डाउन हुआ और आप डेट पेमेंट में डिफॉल्ट कर गए तो उससे आपकी मार्केट क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। और डेटर्स के पास कई लीगल राइट्स रहते हैं, जिसके कारण वो आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम बोरोइंग्स को एज सच प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जब आपको तुरंत में पैसा चाहिए तो आप ज्यादा हाई अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट पे भी
पैसा उठा लोगे, तो एक वो भी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि इससे एसोसिएटेड रिस्क, पहला फ्यूचर रिस्क जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट आप ज्यादा दे सकते हो, आपको फ्यूचर में हो सकता है और कोई ज्यादा उधारी ना दे। दूसरा स्टेक होल्डर, कि जो लोग हैं जिन्होंने आपकी कंपनीज के शेयर्स खरीदे हुए हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आपको पहले फंडिंग प्रोवाइड की गई है, वो लोगों का भरोसा डगमगा सकता है जब आप बहुत ज्यादा बोरोइंग उठा लेते हैं मार्केट से। तो इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं कि क्या, कि भैया मुझे चाहिए कैश, मेरे पास पड़े हुए हैं ढेर सारे एसेट्स बैलेंस शीट में इन द फॉर्म ऑफ रिसीवेबल्स। तो क्या हो अगर मैं इस उधारी को मार्केट में जाके बेच दूं, यानी मैं अपने एसेट्स को, जो मेरे डेटर्स रिसीवेबल्स है, उनको उठा के एक मार्केट में जाके बेच दूं या उन्हें मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दूं। अब यही प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। तो सिक्योरिटाइजेशन को आरबीआई डिफाइन करता है एज अ ट्रांजैक्शन, कि सिक्योरिटाइजेशन एक ट्रांजैक्शन है वेयर क्रेडिट रिस्क इन एसेट, की जो एसेट्स है उनसे रिलेटेड क्रेडिट रिस्क है, is redistributed by packaging them into tradable securities। यानी कि मैं एक ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा हूं जिसमें मेरे पास जो एसेट है उससे रिलेटेड क्रेडिट रिस्क, कि भाई ये पैसा अभी नहीं, मुझे अभी चाहिए बट आया नहीं है, इस ट्रांसफर्ड बाय पैकेजिंग देम, कि उस एसेट को मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू अ ट्रेडेबल सिक्योरिटी और आगे जाके मार्केट में बेच दूंगा। दैट इज व्हाट हैज बीन गिवन हियर। अब हम थोड़ा आगे बढ़े कि फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है वगैरह, उससे पहले हम एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस, मैकेनिज्म समझने में जो आपको बहुत क्रूशियली इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले होता है ओरिजिनेटर। इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व है। सबसे पहला होता है ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर यानी वो बिजनेस, वो एंटिटी जिसे पैसों की जरूरत है, जिसकी बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स दिख रहे हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, ओरिजिनेटर। वो क्या करता है वो चाहता है कि ये रिसीवेबल्स उसकी बैलेंस शीट से हटे और उसके पास कैश आ जाए, उसके बिजनेस में लिक्विडिटी इंड्यूस हो, इन शॉर्ट। तो ये ओरिजिनेटर क्या करता है, ये बनाता है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब अगर आप ये शब्द एसपीवी पहली बार सुन रहे हैं तो घबराइए मत, ये क्या होता है हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। एसपीवी बनाने का लॉजिक इतना सा है कि भैया मेरे पास बैलेंस शीट है, उसमें मुझे रिसीवेबल्स दिख रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ ये रिसीवेबल मेरे बैलेंस शीट में दिखे ही ना, कि ना वो इधर से घूम के एसेट साइड से लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, लाइबिलिटी एसेट एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं शांति से जाता हूँ, एक सेपरेट लीगल एंटिटी इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ, कि मैंने एक अलग एंटिटी बना दी है। वो एंटिटी सिर्फ एक पर्पस के लिए, वो है कि ये जो मेरे रिसीवेबल्स है ये मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा। तो इसलिए स्पेशल पर्पस, द स्पेशल पर्पस ऑफ दिस एंटिटी इज टू होल्ड दोस रिसीवेबल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज और आगे बेचना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक एसपीवी बनाई। अब मैं एक सेपरेट लीगल एंटिटी हूँ, एसपीवी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सारे रिसीवेबल्स उठा के ट्रांसफर कर देता हूँ एसपीवी को। तो वो आइटम्स मेरे बैलेंस शीट से हट गए। अब एसपीवी क्या करेगा, एसपीवी ये जो एसेट्स है इनको कन्वर्ट करेगा इनटू ट्रेडेबल सिक्योरिटी और बेच देगा आगे इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर कौन है, जो भी इंसान मार्केट में इस इंस्ट्रूमेंट खरीदने आया है उसे हम इन्वेस्टर कहते हैं। तो एसपीवी का काम क्या है, एसपीवी ब्रिज करता है ओरिजिनेटर को, उस एंटिटी को जो जो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रही है, और इन्वेस्टर को जो उन सिक्योरिटीज को खरीदना चाहता है। इन दोनों के बीच का ब्रिज है योर एसपीवी। अब एसपीवी का हमने काम समझ लिया। अब हम देखते हैं ये एसपीवी फंक्शन कैसे करता है। तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे देखिए। अब मेरे पास रिसीवेबल्स हैं। अब ये रिसीवेबल्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ मॉर्गेजेस हो सकते हैं, हाउस मॉर्गेज हो सकता है, ऑटोमोबाइल मॉर्गेज हो सकता है, और अलग अलग टाइप के अलग अलग एसेट्स हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बिजनेस, एज अ बिजनेस मैं ये सारे एसेट्स उठा के दे देता हूँ एसपीवी को। जैसे ही मैंने ये सारे एसेट्स क्लब किए, यानी मैंने उसमें एक साथ लाया, तो उसे हम कहते हैं पूल। तो मैं ये पूरा पूल, ये जो छोटे छोटे एसेट्स हैं इनको मिला के एक बड़े पूल में कन्वर्ट करता हूँ और वो एसपीवी को ट्रांसफर कर देता हूँ। अब ये एसपीवी क्या करती है, इस जो बड़े पूल में सारे एसेट्स है उनको कन्वर्ट करती है इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी कि इन यूनिट्स को आप मार्केट में बेच सको।
जिन्हें हम इस लेक्चर के पर्पस के लिए सिक्योरिटाइजेशन पेपर्स का नाम दे देते हैं या सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट का नाम दे देते हैं। तो अब जब भी मैं सिक्योरिटी शब्द इस लेक्चर में थ्रू आउट यूज करूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं इनसिक्योरिटीज की बात कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया, एंटिटी ने सारे अपने एसेट्स पूल किए इनटू अ सिंगल लार्ज, मतलब छोटे सारे एसेट्स को एक साथ लाया इनटू अ पूल, और ये इस पूल को एसपीवी को दे दिया। अब इस एसपीवी ने इसके मल्टीपल सिक्योरिटीज बनाए और उन्हें आगे इन्वेस्टर्स को फॉरवर्ड कर दिया। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें चीजें काम होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली पढ़ना कि ये सिस्टम में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं और इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। ये सिक्योरिटाइजेशन के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हम क्या करेंगे, हम अपने एसेट पूल करेंगे और उनसे बनाएंगे एक सिक्योरिटी। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये सिक्योरिटाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे हम एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, दैट इज योर सिक्योरिटाइज पेपर्स। अब एज एन एडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सिक्योरिटी मार्केट बैक्ड बाय कोलेटरल्स, मतलब कि ये जो मैंने अपने एसेट्स को पूल किया उनके अगेंस्ट मैंने इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट किए और उन्हें मार्केटेबल सिक्योरिटी बना के मार्केट में बेच दिया। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बैक्ड बाय कोलेटरल। कोलेटरल क्या, कि जो ओरिजिनल डेटर है जिससे मुझे पैसे लेने थे। अगर आप देखेंगे इस फ्लो चार्ट में कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने एसपीवी से खरीदे मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब ये सिक्योरिटीज एसपीवी को कहाँ से मिले, ओरिजिनेटर को। और ओरिजिनेटर की बुक्स में ये दिख रहे थे इन द फॉर्म ऑफ रिसीवेबल्स। तो ये जो रिसीवेबल्स है इन्होंने भी तो कुछ कोलेटरल दिया होगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स मैंने क्रिएट की है ये उन कोलेटरल्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है मार्केट बैक्ड बाय कोलेटरल्स की। पहली चीज हमने क्रिएट किया एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दूसरी चीज वो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो बैक्ड है बाय अ कोलेटरल। फिर हमने इस प्रोसेस में देखा कि हम इसमें करेंगे बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। अब ये बंडलिंग क्या होता है, बंडलिंग मीन्स सिंपली कि हमने सारे इंडिविजुअल एसेट्स को एक साथ लाया इनटू वन कॉमन पूल। इस प्रोसेस को हम कह देते हैं बंडलिंग। उसके बाद ये जो एक कॉमन पूल बन गया उसमें से हमने मल्टीपल सिक्योरिटीज क्रिएट की या मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। तो इस एक बड़े पूल को छोटे इंस्ट्रूमेंट्स में बांटने के प्रोसेस को हम कह देते हैं अनबंडलिंग। फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये फिक्स डिनोमिनेशन के हो गए, कि ये जो हमने मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं इन्हें यूनिट्स में, कि ये यूनिट इतने प्राइस का मैं बेचना चाहता हूँ मार्केट में एंड सो। अब उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में ये क्यों हेल्प करता है, हम पढ़ रहे हैं फीचर्स। तो फीचर्स यानी कि इस प्रोसेस में होता क्या क्या है। पहला, हमने एक फाइनेंशियल एसेट बनाया है। दूसरा, उसे बनाने के लिए हमने एक बंडल क्रिएट किया है और उसे अनबंडल किया है। अब इस प्रोसेस में हुआ यह है कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट का फायदा मिला है। रिस्क मैनेजमेंट का फायदा कैसे मिला है, कि देखिए जब भी आपने वो इंस्ट्रूमेंट आगे बेचा है, अब हम ये भी कह रहे हैं कि वो बैक्ड बाय कोलेटरल है। तो इस केस में दो चीजें हो सकती है। पहला, कि या तो आप रिकोर्स बेसिस में बेचे या नॉन रिकोर्स बेसिस में बेचे। अब रिकोर्स बेसिस क्या होता है, रिकोर्स बेसिस ये होता है कि अगर मुझे आपको पैसे देने थे और मैंने डिफॉल्ट कर दिया, तो आप क्या करोगे, मेरे अगेंस्ट प्रोसीड करोगे। प्रोसीड कैसे करोगे, मैंने आपको कोई कोलेटरल दिया होगा, आपको कोलेटरल बेच के पैसा ले आओगे। पहला तरीका वो। दूसरा, अगर वो कोलेटरल बेचने के बाद भी पैसा कम पड़े तो आप मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। इस चीज को हम कहते हैं रिकोर्स बेसिस। वहीं पे नॉन रिकोर्स बेसिस में हम क्या करते हैं, नॉन रिकोर्स बेसिस में मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूँ कि मैंने आपको पैसा देना है बट मैं आपको एक कोलेटरल भी दे रहा हूँ। तो अगर कल को मैं डिफॉल्ट करता हूँ तो आप जाके सिर्फ उस कोलेटरल को ही बेच सकते हो। उस कोलेटरल से अगर आपका पैसा रिकवर हो गया सो वेल एंड गुड, बट उसके बियॉन्ड आप मेरे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे ज्यादा। तो उस चीज को कहते हैं नॉन रिकोर्स बेसिस। तो अगर सिक्योरिटाइजेशन आप कर रहे हैं नॉन रिकोर्स बेसिस पे, जिसमें
ओरिजिनेटर ने इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी बेची है और कल को अगर डिफॉल्ट होता है तो ये जो इन्वेस्टर है ये ओरिजिनेटर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स तो कर पाएगा बट लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कोलेट्रल। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो ओरिजिनेटर था इसने भी पैसा लिया था अपने डेटर से या रिसीवेबल से। तो और ये जो है इन सिक्योरिटीज बेच रहा है इन्वेस्टर को। तो ये सिंपली यहाँ डेटर से आने वाला पैसा ही इधर ट्रांसफर कर रहा है। तो कल को अगर डेटर डिफॉल्ट कर देता है तो ओरिजिनेटर काफी सेफ रहता है, क्योंकि अगर उसने नॉन रिकॉर्स बेसिस पे ट्रांजैक्शन किया है तो उसका रिस्क मैनेज हो गया है, या कहिए एक तरीके से ट्रांसफर हो गया है या शिफ्ट हो गया है, शेयर हो गया है विथ द इन्वेस्टर। यहाँ पे नॉन रिकोर्स बेसिस का मतलब दिया गया है कि कैन रिकवर ओनली अगेंस्ट कोलेटरल। अब हमने देखा कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है यहाँ पे। अब इसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हमारे पास और 3 पॉइंट्स है। पहला है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का मतलब क्या है कि मैंने अपने सारे एसेट्स को एक साथ बुला लिया है। अब इनसे मैं इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को मैं अपने हिसाब से टेलर मेड करके बना सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ्स जो एक इन्वेस्टर को मिलेंगे इस एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए। कि जब भी आप किसी चीज में पैसा डालते हैं तो आप दो चीजें देखते हैं, पहला उसमें रिस्क कितना है, दूसरा उसका रिटर्न कैसा है। तो मैं उस इंस्ट्रूमेंट को कस्टमाइज करके बना सकता हूँ। अब ये चीज जो है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस हो सकता है आपको अभी इतना समझ में ना आए, बट जब हम सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तब वहां पे ये चीज आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। नेक्स्ट इज ट्रेंचिंग। ट्रेंचिंग का क्या मतलब है कि हमने देखा कि हमने ये पूल ऑफ एसेट्स को छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स में बांट दिया था जो हम यहाँ पे कर रहे थे। तो ये जो इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स हमने बनाए हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट ट्रेंच। हम उसका एक फैंसी सा नाम दे देते हैं ट्रेंच। तो जब मैंने अपने पोर्टफोलियो को यानी कि पूल ऑफ एसेट्स को, जिसमें लोन्स हो सकते हैं, रिसीवेबल्स हो सकते हैं, दूसरे एसेट्स होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है, उसे हम कहते हैं ट्रेंचेस। और ये मैंने किस बेसिस पे बांटा है? बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी। कि ये जो इंडिविजुअल ट्रेंच है, इस ट्रेंच में क्या मैं रैंडमली कोई भी एसेट्स को बांट दूंगा? नहीं। ये जितने ट्रेंच है, जैसे एक ट्रेंच है तो इस ट्रेंच के अंदर जो अंडरलाइन सिक्योरिटी है, जो एसेट्स है, वो होमोजीनियस नेचर के रहेंगे कि सारे एक प्रकार के एसेट्स एक ट्रेंच के अंदर आ गए, दूसरे प्रकार के एसेट दूसरे ट्रेंच के आ गए। अब इसका फायदा क्या होता है कि जब आप ट्रेंचेस बनाते हैं तो इससे हम मौका देते हैं कि अगर कोई स्मॉल इन्वेस्टर है तो वो भी हमारे सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर सकता है और पार्टिसिपेट करके एज एन इन्वेस्टर एंटर कर सकता है इनटू अ ट्रांजैक्शन विद अस। अब अगली चीज हम देखेंगे कि भैया हमने सिक्योरिटाइजेशन तो कर लिया, अब इसके बेनिफिट्स क्या है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं पे भी अगर मैंने कोई एब्रिविएशन यूज किया है तो पेपर के ऊपर वो चीज भी नोटेड है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि फायदा क्या मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं फायदा दो लोगों को मिलेगा। पहला ओरिजिनेटर जो सिक्योरिटी बेच रहा है, दूसरा है इन्वेस्टर जो सिक्योरिटी खरीद रहा है। अब ओरिजिनेटर वो इंसान है जो सिक्योरिटी सेल कर रहा है टू एसपीवी। अब इसे फायदे क्या है? इसे थे चार फायदे इन टोटल। पहला है ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। कि भैया मेरे पास बैलेंस शीट में एसेट्स दिख रहे थे जिसकी वजह से मेरी कैपिटल टाइड अप थी और मेरे पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी और मैं नया डेट लेना नहीं चाहता था। तो अब मेरी बैलेंस शीट से ये आइटम्स मूव हो जाएंगे इनटू एसपीवी और अगेंस्ट में मुझे लिक्विडिटी मिल जाएगी। तो दैट इज नथिंग बट योर ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। दूसरा है कि फाइनेंशियल रेशियोज बेटर मैनेज कर पाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज, मैं जो नया पैसा ला रहा हूँ दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ डेट। या इसका एक बेटर एग्जांपल आप देखेंगे तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन वो अपना कैपिटल टू वेटेड एसेट रेशो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तीसरा, बोरोइंग कॉस्ट। कि मेरी बोरोइंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। कि अगर मुझे अभी पैसा चाहिए और मैं अगर मार्केट से पैसा उठाने जाऊं तो मुझे तो नाना करके भी तुरंत में, क्योंकि पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, तो मैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट से पैसा उठा सकता हूँ। बट जबकि मैं खुद की सिक्योरिटीज बेचूं तो उसके अगेंस्ट भी मुझे कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करना है, बट वो इंटरेस्ट पेमेंट जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है उससे तो कम रहेगा।
तो मेरी बोरोइंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। और लास्टली है स्पेशलाइज़ेशन ऑन मेन बिज़नेस, कि भैया मेरे पास थे डेटर्स, तो मेरा धंधा क्या है कि मैं जो अपना बिज़नेस है वो करूँ, या मैं कलेक्शन एजेंट बन के डेटर से पैसा लेते आने का ध्यान कर रखता रहूँ। तो वो चीज़ नहीं होती है मेरे साथ कि अब मैंने वो डेटर्स यानी वो उधारी मार्केट में बेच दिया, तो अब मेरे पास पैसा आ गया, अब मैं अपने मेन बिज़नेस पे फ़ोकस कर सकता हूँ। दैट इज़ स्पेशलाइज़ेशन ऑफ बिज़नेस। व्हाई? पहला, सर्विसिंग ऑफ लोन्स ट्रांसफर टू एसपीवी, कि वो जो डेटर से पैसा वसूल करना है वो एसपीवी देखती रहेगी कैसे करना है। और दूसरा, मैं नॉन रिकोर्स बेसिस पे भी दे सकता हूँ, ताकि इससे मेरा रिस्क भी मैनेज होता जाए। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर इन्वेस्टर को क्या फायदे हैं इस सिक्योरिटाइजेशन में एंटर करने के। पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क का मतलब यह है कि इन्वेस्टर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सिक्योरिटीज मिल रही है बैक्ड बाय डिफरेंट एसेट्स। कि अगर मैं इंडिविजुअल एसेट खरीदने जाऊं तो वो मुझे महंगा पड़ेगा, बट वहीं पे मैं कोई डेट मार्केट से सिक्योरिटी खरीदूं तो वो हो सकता है मुझे डिस्काउंटेड रेट पे मिले। अब उसमें भी फायदा मेरा ये है कि वो जो सिक्योरिटी है वो बैक्ड बाय है एसेट से। और हो सकता है कि उसमें एक सिंगल एसेट ना हो, बल्कि वो हमने देखा कि पूल ऑफ एसेट क्रिएट किया हमने, फिर उसे बंडल किया, फिर अनबंडल किया, तो हम देख रहे थे बेनिफिट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर। इसमें पहला बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क क्यों है? क्योंकि मैं सिक्योरिटीज खरीद रहा हूँ जो बेस्ड है, जिनकी वैल्यूएशन बेस्ड है डिफरेंट एसेट्स पे। दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, कि मुझे प्रोटेक्शन मिलता है कि अगर जो थर्ड पार्टी है, यानी कौन, जो डेटर है जिसकी ये ओरिजिनल डेट है, जो पैसा देने वाला है ओरिजिनेटर को, अगर वो थर्ड पार्टी डिफॉल्ट कर देती है तो भी मैं बच जाता हूँ। क्यों? क्योंकि पहला, कि हो सकता है कि हमने जो एग्रीमेंट किया है अपने ओरिजिनेटर के साथ वो रिकोर्स बेसिस पे है। कौन से बेसिस पे? रिकोर्स बेसिस पे, कि मैं कोलेटरल के आगे भी जाके पैसा वसूल सकता हूँ। तो ये हो सकता है कि आपने जो एग्रीमेंट किया है वो रिकोर्स बेसिस पे है। दूसरा, कि अगर मुझे और डर लग रहा है कि ये एसेट डिफॉल्ट ना हो जाए, तो इसके अगेंस्ट भी मैं इंश्योरेंस करा सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट, कि मुझे प्रोटेक्शन मिलती है डिफॉल्ट के अगेंस्ट में। और तीसरी चीज है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है कि देखिए सिक्योरिटाइजेशन करता कौन है? मोस्टली बैंक्स। तो अगर मैं बैंक हूँ तो बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स आरबीआई के। कई बार आरबीआई जो है अपनी पॉलिसीज में ये लाता है कि मुझे एक सेक्टर को प्रायोरिटी देनी है और उस सेक्टर को ज्यादा लोन्स देना है। तो एज अ बैंक में उस सेक्टर के इंडिविजुअल बिजनेसेस को ढूंढूं और उन्हें लोन दूं। उससे बेटर है कि जो उनके ऑलरेडी सिक्योरिटीज मार्केट में अवेलेबल है मैं उन्हीं को खरीद लूं। तो मैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इस तरीके से भी इन्वॉल्व हो सकता हूँ, और मैंने एक रेगुलेशन भी फॉलो कर ली। तो ये तीन फायदे होते हैं इन्वेस्टर को। तो क्विकली रिकैप करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन क्या है। ओरिजिनेटर को ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। दूसरा है फाइनेंशियल रेशियोज बेटर मैनेज होते हैं, बोरोइंग कॉस्ट कम रहती है, और मैं अपने मेन बिजनेस पे फोकस कर पाता हूँ। अब हम बात करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर, कि पहला है कि डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, और तीसरा है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स की। अब यहाँ पे हम दो पार्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। पहले है प्राइमरी पार्टीज जिनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। दूसरी है सेकेंडरी पार्टीज जो इस ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट कर रही है। पर ये चीज आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए इसलिए हमारा फ्लो क्या रहेगा, हम पहले समझेंगे प्राइमरी पार्टीज कौन कौन सी है, फिर हम जाएंगे मैकेनिज्म पे कि चीजें कैसे काम करती है, एंड देन विल मूव ऑन टू सेकेंडरी पार्टीज फॉर द पर्पज ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद प्राइमरी पार्टीज। तो पहली प्राइमरी पार्टीज हमारे पास है तीन। कौन कौन सी? पहला है आपका ओरिजिनेटर, दूसरा है एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल, तीसरा है आपका इन्वेस्टर। तो अब समझना शुरू करते हैं। पहला है ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर कौन होता है? जो इनिशिएट कर रहा है एसेट सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस, और जो बेच रहा है अपने एसेट्स को, उसे हम कहते हैं ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर क्या करेगा? वो अपने पूरे एसेट्स ट्रांसफर कर देगा इनटू अ पूल टू एसपीवी। तो ये क्या कर रहा है? ही इज ट्रांसफरिंग हिज राइट्स। कौन कौन से राइट्स? लीगल राइट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट। इसको? एसपीवी को। अब एसपीवी का काम क्या है? ये है एक ब्रिज बिटवीन हु?
ओरिजिनेटर एंड इन्वेस्टर। ये लेती है सारे एसेट्स फ्रॉम ओरिजिनेटर एंड कन्वर्ट करती है उन्हें इनटू इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेल्स ऑफ टू इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। तो अब एसपीवी एक सेपरेट एंटिटी है। अब ये सेपरेट एंटिटी किस फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करूं मैं? क्या ये ट्रस्ट हो सकता है? जी हाँ। या चाहूँ तो मैं इसे कंपनी के फॉर्म में भी इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसे सोसाइटी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, या चाहूँ तो मैं इसे फर्म की तरह भी बना सकता हूँ। अब द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एसपीवी इज टू रिमूव एंड रिंग फाइनेंस द एसेट्स फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ ओरिजिनेटर, कि उसने ओरिजिनेटर की बैलेंस शीट से वो सारे एसेट्स सिक्योर करके अलग रख लिए हैं। अब उन एसेट्स के बेसिस पे वो इशू करेगी सिक्योरिटीज। अब ये सिक्योरिटीज या तो मार्केट बेस्ड हो सकती है या एसेट बेस्ड। नेक्स्ट इज बायर्स, जिन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टर्स, कि जो लोग इन सिक्योरिटीज में अपना पैसा लगाएंगे और इन सिक्योरिटीज को खरीदने वाले हैं। ये लोग कौन हो सकते हैं? ये या तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, लाइक प्रोविडेंट फंड एंड म्यूचुअल फंड। अब ये लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इन्हें चाहिए रिटर्न। अब इन्हें रिटर्न किस फॉर्म में मिलेगा? जब वो रिपेमेंट होगा तब, इन द फॉर्म ऑफ वन इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड नंबर टू इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अमाउंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये जब हम सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज हमें काम में आने वाली है। ये रिटर्न का पोर्शन तो हमने ये देख लिया कि थ्री पार्टीज आर इन्वॉल्व, जिन्हें हम प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं, जो है ओरिजिनेटर, द वन हु इनिशिएट्स द ट्रांजैक्शन टू सेल एसपीवी, जो इस पूरे ट्रांसफर को कंप्लीट करती है, एंड इन्वेस्टर, जो पैसा देता है या इन इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदता है। अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन की, कि सिक्योरिटाइजेशन काम कैसे करता है। सबसे पहले ओरिजिनेटर ओरिजिनेटर क्या करेगा? एक एसेट पूल बनाएगा, जिसमें वो मल्टीपल सिक्योरिटीज को क्लब करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट रेट, रिस्क, मैच्योरिटी एक्सेट्रा। अब उसने पूल को ट्रांसफर कर दिया है स्टेप 2 में एसपीवी को। तो एसपीवी के पास आ गया एसेट पूल। अब एसपीवी इससे क्या करेगी? सेल ऑफ सिक्योरिटीज। इस सेल ऑफ सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स बेचेगी टू इन्वेस्टर। तो ये हमारे पहले तीन प्रोसेस हुए: क्रिएशन ऑफ एसेट, ट्रांसफर ऑफ पूल टू एसपीवी एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज पेपर। अब ये सिक्योरिटी पेपर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जाते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स के यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, विच इज नेमली पास थ्रू सिक्योरिटी एंड पे थ्रू सर्टिफिकेट। ये हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब चौथा स्टेप, कि भैया मैंने एसेट्स ले लिए हैं, सिक्योरिटीज दे दी है, बट ये मैच्योर तुरंत थोड़ी हो गए, इन्हें थोड़े टाइम के लिए तो होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो वो काम करती है एसपीवी। इसीलिए इसका एक और काम है, स्टेप 4, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स। अब जब एसपीवी के पास ये एसेट्स है, तो एसपीवी क्या कर सकती है? मैं ओरिजिनेटर हूँ, मैंने ही एसपीवी बनाई है, तो मेरी ये जो एसपीवी है ये क्या कहती है कि भैया ये है डेटर। डेटर ने डेटर ने अमाउंट पे करना है ओरिजिनेटर को, और ओरिजिनेटर ने अपने एसेट्स ट्रांसफर कर दिए है एसपीवी को। तो क्या ये डेटर एसपीवी को जानता है? क्या नहीं। तो डेटर किसको ज्यादा आसानी से पैसे दे देगा? ओरिजिनेटर को। क्या ओरिजिनेटर के लिए डेटर से अमाउंट रिकवर कर पाना ज्यादा इजी रहेगा? हाँ। तो इसीलिए ज्यादातर केसेस में ये एसपीवी क्या करती है? ये एसपीवी एक कॉन्ट्रैक्ट करती है ओरिजिनेटर के। ओरिजिनेटर से क्या कॉन्ट्रैक्ट करती है? कलेक्शन का, कि भैया ये जो एसेट्स है, अब मैं आपसे एक सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कलेक्शन का, कि ये जो एसेट्स है आप जाओ, जो ओरिजिनल डेटर है आप उससे पैसा लेके आओ और एसपीवी को फॉरवर्ड कर दो, और इसके बदले में वो कुछ फीस पे कर देती है ओरिजिनेटर को। और ये जो आप पैसा ला रहे हो वो किस फॉर्म में लाओगे? इन बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। अब हम आगे की चीजें समझना शुरू करते हैं, कि ये जो इन्वेस्टर है ये तो सिक्योरिटीज खरीद लेगा, बट इसे क्या गारंटी है कि ये सिक्योरिटीज अच्छी है, खराब नहीं है? तो इसीलिए हम करवाते हैं क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिफोर सेल ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट। ये क्रेडिट रेटिंग का पर्पस होता है असेस करना कि उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड रिस्क कितना है, और ताकि जो आपका इन्वेस्टर है वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए कि उसे उस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। इस पर्पस के लिए हम
क्रेडिट रेटिंग ले लेते हैं थ्रू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फॉर द इंस्ट्रूमेंट दैट इज बीइंग इशूड। नेक्स्ट, रिपेमेंट ऑफ फंड्स, कि अब टाइम पीरियड हो गया है, अब कलेक्शन की बारी आ गई है। तो अब इसमें क्या होगा, ऑन मैच्योरिटी क्या होगा, हम वो देख रहे हैं कि ऑन मैच्योरिटी जो एसपीवी है, जैसे ही इसे पैसा मिलता है, ये इस फंड को ट्रांसफर कर देती है टू इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर को वो कैश दे दे रही है। मतलब कि क्या, आपने सिक्योरिटी इशू की, वो सिक्योरिटी हो गई अब मैच्योर, जैसे ही वो सिक्योरिटी मैच्योर होती है, पैसा आता है एसपीवी के पास, एसपीवी वो पैसा आगे बांट देती है इन्वेस्टर्स। एंड लास्टली इज रिकोर्स टू ओरिजिनेटर। रिकोर्स टू ओरिजिनेटर ये उस केस की बात कर रहा है कि इन केस जो डेटर है वो डिफॉल्ट कर दे, तो क्या होगा, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिकोर्स बेसिस नॉन रिकोर्स बेसिस वाली कंडीशंस। द सेम थिंग इज बीइंग गिवन हियर, अनलेस स्पेसिफाइड। सिक्योरिटाइज्ड पेपर जो होते हैं, जो आपकी सिक्योरिटी है, उसकी वैल्यूएशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइन एसेट्स। तो अगर डेटा डिफॉल्ट कर दे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये चीज कि रिसीवेबल्स गो बैक टू ओरिजिनेटर फ्रॉम एसपीवी, कि जो रिसीवेबल एसेट्स थे वो एसपीवी से ओरिजिनेटर के पास चले जाएंगे। अब ओरिजिनेटर या तो जो भी आपका रिकोर्स नॉन रिकोर्स बेसिस में जो भी एग्रीमेंट है, उस हिसाब से रिपे करें। अब आगे चलते हैं सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स की ओर। तो जब आप ये पहला सिस्टम देख चुके हैं, तो आपको एक बार ये क्विक रिकैप कर लेते हैं, फिर हम सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स पढ़ेंगे। पहला है ओरिजिनेटर, जो क्रिएट करेगा पूल ऑफ एसेट, फिर वो ट्रांसफर होगा एसपीवी को, फिर सेल होगी सिक्योरिटीज पेपर्स की। लेकिन इस सेल से पहले हम लेंगे क्रेडिट रेटिंग उस इंस्ट्रूमेंट की। अब मैच्योरिटी के पहले ये जो एसपीवी है, ये एडमिनिस्टर करती है इस एसेट को, जिसके लिए या तो हो सकता है कि वो एक सब कॉन्ट्रैक्ट कर ले कलेक्शन का। उसके बाद में जब वो एसेट मैच्योर हो गए, तो पहला है रिपेमेंट ऑफ फंड, की जब डिफॉल्ट नहीं हुआ है और आपके पास पैसा आ गया, तो आप वो फंड्स रिपे कैसे कर रहे हैं। और लास्ट है रिकोर्स टू ओरिजिनेटर, कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट तो क्या होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स आर सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स। अब यहाँ पे हम उन लोगों की बात करेंगे जो ये ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब इसमें से सबसे पहला आता है ऑब्लाइजर। ऑब्लाइजर क्या है, इज द पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म, यानी कि जो डेटर है, भैया इसी की उधारी तो थी ओरिजिनेटर के पास, ओरिजिनेटर ने जो डेट इंस्ट्रूमेंट बेचा है, वो इसी डेटर की तो उधारी है। तो ओरिजिनली पैसा जो ओरिजिनेटर भी देगा आगे एसपीवी को, वो कहाँ से लाके देगा, या एसपीवी जब वो इंस्ट्रूमेंट मैच्योर होगा तो एसपीवी के पास वो पैसा कहाँ से आएगा, वो तो आएगा जो आपका ओरिजिनल पर्सन है, दैट इज द ओरिजिनल फर्म विच ओज द मनी, जो आपका डेटर है। तो उसी डेटर को हम एक फैंसी नाम दे देते हैं, दैट इज ऑब्लाइजर, कि जिसकी ऑब्लिगेशन है पेमेंट करना का। आर दी एसेट्स इन बैलेंस शीट, की जो ओरिजिनेटर की बैलेंस शीट में एज अ एसेट देखा रहा है। अब ये जो ऑब्लाइजर है, हम इनका इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं इन्हीं की उधारी का, तो हम इनकी भी क्रेडिट रेटिंग ले लेते हैं, ताकि हमें एक चीज समझ में आ जाए कि ये कितने रिलायबल है, या क्या क्या रिस्क है कि ये डिफॉल्ट कर देंगे। दूसरी चीज है रेटिंग एजेंसी, कि हमने ऑब्लाइजर समझ लिया कि जो ओरिजिनली पैसा देने वाला है, और दूसरी चीज हमने ये देखी कि हम उसकी क्रेडिट रेटिंग चेक करते हैं फॉर इंश्योरिंग कि डिफॉल्ट ना हो। अब ये जो क्रेडिट रेटिंग है वो देने का काम करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है, वो चेक करती है आपके पूल ऑफ एसेट को, और उन्हें असेस करती है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट क्वालिटी एंड क्रेडिट सपोर्ट अवेलेबल, कि इन दो फैक्टर्स पे जब वो इंश्योर करेगी कि आपकी ओवरऑल क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। अब इस अब आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या क्या असेस करती है, हम वो समझते हैं। पहला है स्ट्रेंथ ऑफ कैश फ्लोज, कि जो ओरिजिनल पार्टी पेमेंट करने वाली है, उसके कैश फ्लोज कैसे है, क्या उसे रेगुलर पैसा मिल रहा है। दूसरा है टाइमली रिपेमेंट ऑफ बोथ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल, कि आप इससे पहले अगर आपने कोई डेट ली थी, तो क्या वो जो ऑब्लिगेटर है वो पहले ऑन टाइम पेमेंट्स करता था। नेक्स्ट इज क्रेडिट क्वालिटी ऑफ ऑब्लिगेटर, की जो उसका हिस्टोरिकल डेटा है, उससे इस बंदे की क्या क्रेडिट वर्दिनेस है, क्या रेपो है मार्केट में। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी सपोर्ट, कि अगर ऑब्लिगेटर को पेमेंट के टाइम पे पैसा लगे, तो क्या वो पैसा
मार्केट से ला सकता है, या उसके बिजनेस में इतनी लिक्विडिटी रहती है कि वो कैश देना अफोर्ड कर पाए, तो उसका क्या स्टेटस है। और फाइनली इन केस ऑफ डिफॉल्ट की लीगल फ्रेमवर्क क्या रहेगी, कि आपको क्या सिक्योरिटी रहेगी एज एन इन्वेस्टर, कि अगर डिफॉल्ट होता है तो मैं कौन से लीगल एक्शंस ले सकूं, या कौन कौन सी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रही है इस ट्रांजैक्शन में। ये सारी चीज असेस करने का काम रहता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। उसके बाद हम देख रहे हैं रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, जिसे हम कहते हैं आरपीए। अब आरपीए का एक और नाम हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर या सर्विसर। अब आरपीए क्या, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। ये एक एजेंट है जो क्या करेगा, रिसीव करेगा और पे करेगा, यानी कलेक्ट करेगा मनी किससे, पैसा कलेक्ट करेगा किससे, ऑब्लिगेटर से, और उसे ट्रांसफर कर देगा एसपीवी के पास। अब ये जो एसपीवी है आगे इन्वेस्टर को पैसा दे देगी। सेम चीज, ये हो गया केस वन, जहाँ पे ओरिजिनल डेट रिपे हो गई। बट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑन द साइड ऑफ ऑब्लिगेटर तो क्या होगा, तो उस केस में जो लीगल एक्शन प्रोसीड करना है, वो वाला पूरा काम भी हमारी करेगी आरपीएफ। तो अगर डिफॉल्ट होता है तो उसके आगे की जो प्रोसीडिंग्स है, वो काम कौन करता है, आरपीएफ। तो हमने आरपीए में समझा पैसा मिला तो इट विल कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू एसपीवी, पैसा नहीं मिला तो आगे की प्रोसीडिंग्स फॉलो करेगा वो लीगल सूट के साथ। अब हम देख चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर की, इसमें मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है। तो कई बार हम एजेंट्स अपॉइंट कर सकते हैं या ट्रस्टीज अपॉइंट कर सकते हैं। अब ये एजेंट्स और ट्रस्टीज क्यों अपॉइंट किए जा रहे हैं, इनका पर्पस ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है इसमें एसपीवी ओरिजिनेटर बना रहा है, डेट भी ओरिजिनल ओरिजिनेटर की है, जिसकी की एसेट सिक्योरिटी है, डेटर उसको इन्वेस्टर जानता नहीं। तो इसमें इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए हम अपॉइंट करते हैं एक एजेंट को या ट्रस्टी को, जिसका काम होता है टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो ओवरसी करता है कि सारे ट्रांजैक्शंस और सारी प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट जो आपने साइन किया है उस इंस्ट्रूमेंट के, उस एग्रीमेंट के हिसाब से सारी लीगल प्रोसेसेस हो रही है या नहीं। अब हम बात कर रहे हैं क्रेडिट एनहांसर की। तो क्रेडिट एनहांसर क्या होता है ये समझते हैं। हमने ये देखा सिक्योरिटीज है, अब आपने उन सिक्योरिटीज का क्रेडिट वैल्यूएशन करा लिया और इन्वेस्टर को मिल गया। अब इन्वेस्टर को फिर भी डर लग रहा है कि यार ये जो सिक्योरिटी है ना, इसकी पूरी वैल्यू डिपेंडेंट है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अब कई बार हो सकता है कि ये अंडरलाइंग जो कोलेटरल है वो मुझे लग रहा है कि कम है, या फिर मैंने नॉन रिकोर्स बेसिस पे ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हुआ हूं, तो मेरा रिस्क बढ़ जा रहा है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं एज अ प्रिकॉशनरी सेफ्टी क्रेडिट रेटिंग ले लूंगा उस एसेट की, ये चेक करने के लिए कि क्या वो मार्केटेबल है या नहीं। बट उसके बाद भी मुझे डर लग रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाता हूँ क्रेडिट एनहांसर के पास। अब ये क्रेडिट एनहांसर कौन हो सकते हैं, ये दो लोग हो सकते हैं। पहला, या तो ये ओरिजिनेटर है। अब ओरिजिनेटर मुझे कैसे संतुष्ट करेगा, दो तरीकों से। पहला, या तो वो ओवर कोलेटरलाइजेशन दे सकता है, या दूसरा वो कैश कोलेटरल दे सकता है। कि मान लीजिए अगर एसेट की वैल्यू है 100, तो वो 100 + 20% के कोलेटरल्स मुझे दे दे, ये इंश्योर करने के लिए कि जो सिक्योरिटी है वो सेफ है। या वो कैश कोलेटरल दे दे कि अगर डिफॉल्ट होता है तो मैं इतना पैसा आपको इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कैश प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। वो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, या ये हो सकती है थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज में कौन कौन आता है, आपके बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये थर्ड पार्टीज आपको जो गारंटी देती है उन्हें हम क्या किस नाम से बुलाते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट या श्योरिटी बॉन्ड पे। कि इन केस डिफॉल्ट होता है तो ये जो थर्ड पार्टी है ये आपको पेमेंट करेगी, और उस वादे को हमने नाम दिया है लेटर ऑफ क्रेडिट या सिक्योरिटी बॉन्ड। और आखिरी में स्ट्रक्चरर। स्ट्रक्चरर का क्या काम है, अब हम देख चुके हैं ओरिजिनेटर है, इन्वेस्टर है, क्रेडिट एनांसर है, और मल्टीपल पार्टीज इस ट्रांजैक्शन में आ चुकी है। तो इन सभी लोगों को एक साथ लाने का जो काम करता है उसे हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरर। अब स्ट्रक्चरर्स यूजुअली होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जो अरेंज करते हैं डील्स और इंश्योर करते हैं कि सारी लीगल, रेगुलेटरी और टैक्स रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है। तो ये थी हमारी सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स। अब इन्हें क्विक रिकैप करते हैं कि इसमें 6 लोग आते हैं। कौन कौन सा, ऑब्लाइजर जिसकी ओरिजिनल डेट है, दूसरा क्रेडिट रेटिंग,
एजेंसी जो इंस्ट्रूमेंट की क्रेडिट रेटिंग करती है, दूसरा है रिकवरी एंड पेमेंट एजेंट जिसे हम सर्विसर या एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज एजेंट या ट्रस्टी जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट सिक्योर कर रहा है। नेक्स्ट इज क्रेडिट इनहांसर की जो ओवर एंड अबव श्योरिटी दे रहा है किसको, इन्वेस्टर को। और फाइनली इस पूरे डील को साथ में लाने का, इन लोगों को साथ में लाने का काम करता है एक स्ट्रक्चरर। अब हमने तो ये समझ लिया कि भैया सिक्योरिटाइजेशन क्या है, कैसे चलता है, प्राइमरी लोग कौन कौन से हैं, प्राइमरी पार्टिसिपेंट, सेकेंडरी पार्टिसिपेंट। अब हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटाइजेशन में प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ सकती है। तो यहाँ पे कुल मिला के 6 प्रॉब्लम्स है जिन्हें हम समझते हैं। चलिए जी, अब देखते हैं हम प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन। पहला है स्टैम्प ड्यूटी कि जब जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, उसमें जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं कोई एसेट, तो उस पे आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। अब स्टैम्प ड्यूटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे यहाँ मॉर्गेज डेट्स होती है, उस पे स्टैम्प ड्यूटी का रेट बहुत हाई चला जाता है, कई बार एज हाई एज अप टू 12%। तो जब मैं कोई सिक्योरिटी लेके जा रहा हूँ और उस पे अगर मुझे स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ रही है, तो उससे भी मेरी कॉस्ट बढ़ेगी। तो वो चीज़ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अनअट्रैक्टिव हो जाता है कि ये इसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा। नेक्स्ट चीज़, पास थ्रू सर्टिफिकेट डज नॉट एविडेंस एनी डेट, ओनली एबल टू रिसीवेबल, हेंस एग्जम्प्ट फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी। इसका मतलब जो ये है कि जो आपका पास थ्रू सर्टिफिकेशन है वो सिर्फ ये दर्शाता है कि आप रिसीवेबल कलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उस पे स्टैम्प ड्यूटी से वो एग्जम्प्ट है। अब हम आगे आ रहे हैं टैक्सेशन में कि इस पूरे ट्रांजैक्शन को जब आप करेंगे तो बीच में गवर्नमेंट भी तो आएगी कि भैया हमें भी टैक्स चाहिए। अब इस टैक्सेशन में बहुत कॉम्प्लिकेसीज आ जाती है। पहली चीज कि लायबिलिटी, कि जो टैक्स है वो देने के लिए लायबल कौन रहेगा, एसपीवी, क्योंकि वो ट्रस्टी है और रिप्रेजेंटेटिव है। पहला ओपिनियन ये है। दूसरा कि ये जो टैक्स है इस ट्रांजैक्शन में, ये हम लगा दे इन्वेस्टर को, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज द वन हु इज रिसीविंग शेयर ऑफ इनकम। पहली चीज ये। दूसरी चीज की जो कैपिटल गेन्स हो गए उनका ऑन पासिंग ऑफ पेमेंट टू इन्वेस्टर्स, कि उनसे रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट हो। तो एक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एक कॉम्प्लिकेसी और जुड़ जा रही है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कि भैया ओरिजिनेटर है, एसेट उसके पास थे, उसने एसपीवी बनाया, एसपीवी भी उसी ने बनाया और एसेट उसने एसपीवी को ट्रांसफर कर दिए। फिर उसने एसपीवी से ही सब कॉन्ट्रैक्ट ले लिया रिकवरी का। तो इस केस में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन्हें मैं ओरिजिनेटर की बुक में कैसे रिकॉर्ड करूं, वो चीज एक बड़ी हेडेक बन जाती है फ्रॉम दी अकाउंटिंग परस्पेक्टिव। उसके बाद है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कि जितने कि कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है कि यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो जितने भी ओरिजिनेटर है उनके पास चॉइस है कि वो जैसे चाहे वैसे इस पूरे प्रोसेस को या तो एडमिनिस्ट्रेट करे और उनका डॉक्यूमेंटेशन अपने हिसाब से बना के रखे। तो एक लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है मार्केट में। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास सिक्योरिटी आ गई है, बट मुझे पैसा चाहिए, अब मैं सिक्योरिटी को मार्केट में बेचने जा रहा हूँ, बट मुझे कोई बायर नहीं मिल रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज इनएडुकेट डेट मार्केट, कि हमारे यहाँ सेकेंडरी डेट मार्केट्स इतने इवॉल्व ही नहीं हुए हैं कि मैं अगर कोई सिक्योरिटी खरीद रहा हूँ तो मैं उसे आगे फर्दर बेचूं तो किसको बेचूं। और तीसरी चीज है फाइनली इनफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज, कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट या कोई भी डिस्प्यूट आता है इस ट्रांजैक्शन में और उसके लिए पहले की कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है या कोई स्पेसिफाइड लॉज नहीं है, तो वो चीज़ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि हम उस लीगली सिक्योरिटाइजेशन का जो अमाउंट है उससे इन्वेस्टर कैसे रिकवर करे इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट और डिस्प्यूट। तो हमने 6 चीजें पढ़ी, कौन कौन सी। पहला, स्टैम्प ड्यूटी बहुत हाई है। दूसरा, अकाउंटिंग के लिए दिक्कतें हैं। तीसरा, टैक्सेशन पॉलिसीज। उसके बाद में अगर मुझे डिफॉल्ट होता है तो उस केस में मेरे पास जो इनफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज है। नेक्स्ट इज कि हमारे सेकेंडरी मार्केट उतने डेवलप नहीं है, जिसे हम इनएडिक्वेट मार्केट का नाम दे देते हैं। और फाइनली लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। या इन पॉइंट्स को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट्स है रिलेटेड टू कॉस्ट। दिस 2 पॉइंट्स आर अकाउंटिंग एंड लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये नीचे के जो 2 पॉइंट्स है ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है।
अब हम देख रहे हैं सिक्योरिटाइजेशन हो गया, हम समझ गए, हमने इंस्ट्रूमेंट बना लिए। अब ये इंस्ट्रूमेंट होते कितने टाइप के, हम वो चीज पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन मैच्योरिटी। अब यहाँ पे हम तीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं। पहला है पास थ्रू सर्टिफिकेट, जिसे हम पीटीसी कहेंगे। दूसरा है पे थ्रू सिक्योरिटीज, पीटीएस। और तीसरी चीज है स्ट्रिप सिक्योरिटीज। अब इन्हें समझना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अब इन्हें समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला है पास थ्रू सर्टिफिकेशन। पास थ्रू सर्टिफिकेशन, पास थ्रू का मतलब है कि आया और गया। तो पास थ्रू सर्टिफिकेट्स में होता क्या है कि डायरेक्टली जो भी एसेट पूल है, उससे जो भी मनी रिकवर होता है, वो हम सीधा दे देते हैं अपने इन्वेस्टर को उठा के। तो ये जो मनी रिसीव हुआ है, इसमें प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये अमाउंट आया, ये मैंने इन्वेस्टर को दे दिया। इस सिंपल सा जो प्रोसेस हम जब फॉलो करते हैं, उसे हम कहते हैं पास थ्रू सर्टिफिकेशन। अब जो पैसे आ रहे हैं वो एसेट पूल के लिए है एज अ होल, और जो हमने इन्वेस्टर को देना है वो फॉर इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब फॉर ईच ट्रांच। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी अमाउंट आ रहा है वो प्रोपोर्शनेटली ट्रांचेस के हिसाब से हम आगे पे कर देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये सिंपल प्रोसेस है कि जैसे ही पैसे आते हैं मैं आगे पे करते जाता हूँ। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है। क्या है कि अगर ऑन मैच्योरिटी पैसा आ रहा है, मैच्योरिटी में लमसम पैसा आया, वो चीज मैंने डिवाइड कर दी इनटू ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांचेस या सिक्योरिटी पेपर्स, और आगे इन्वेस्टर को दे दिया, उधर प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये एसेट पूल में कोई भी डेटर ऐसा रहा जिसने अर्ली पेमेंट कर दी, तो मैं उससे पैसा तो लेने से मना नहीं करूंगा, बट मेरे पास अर्ली पेमेंट आ गई है। अब ये चीज मैं आगे कैसे इन्वेस्टर को बाइफरकेट करूं? या हो सकता है इन्वेस्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू का था कि ये मैं मैच्योरिटी तक के होल्ड करूंगा, बट क्योंकि इन्वेस्टर को पैसा पहले मिल रहा है, तो उसको प्रिंसिपल का तो अमाउंट मिल ही रहा है, बट उसका इंटरेस्ट पोर्शन कम हो जा रहा है। तो उस चीज से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन टर्म्स ऑफ अर्ली पेमेंट, जिसको हमने यहाँ पे डिनोट किया है दैट द पेमेंट गोज टू इन्वेस्टर सूनर। इससे एक प्रॉब्लम ऑफ अनइवन कैश फ्लोज क्रिएट हो जाती है। अब इस प्रॉब्लम को कि पैसा आया और तुरंत दे दिया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑन मैच्योरिटी आएगा, बट पहले ही आ गया, तो अब मुझे वो इंटरेस्ट कमाने के लिए कहीं तो वो पैसा और डालना पड़े, तो मैं इस टाइम डिफरेंस को मैनेज कर सकूं, इसलिए हमने बनाया एक सेकेंड टाइप। वो सेकेंड टाइप है पे थ्रू सिक्योरिटी का। पे थ्रू सिक्योरिटी क्या करती है? इट अलाउज एसपीवी फॉर debt security to be backed by assets, enabling restructuring of tranches with vari- varying maturities of receivables। यानी कि क्या? यानी कि ये अलाउ कर रही है एसपीवी को कि वो एक ऐसा ट्रांच बनाए जिसमें अलग अलग एसेट्स हो, जिनकी अलग अलग मैच्योरिटी डेट्स हो, ताकि हमें एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो मिलता रहे। उसके बाद इट परमिट्स डिसिंक्रोनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी सर्विसिंग, यानी जो पैसा आ रहा है फ्रॉम कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द एसेट। कि हमने देखा कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि पैसा आया पास थ्रू में और सीधा चला गया, जिसके कारण अर्ली रिपेमेंट्स में प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसके लिए हमने बनाया पे थ्रू सिक्योरिटी। पे थ्रू सिक्योरिटी में हमें एक जो एसपीवी है उससे एक एडवांटेज मिल रहा है कि वो रिस्ट्रक्चर कर सकती है किसी भी ट्रांचेस को ऑन द बेसिस ऑफ वेराइंग मैच्योरिटी ऑफ रिसीवेबल्स। इससे क्या होगा? इससे डिसिंक्रोनाइजेशन होगा सिक्योरिटी सर्विसेज का और कैश फ्लोज का, कि पैसा कभी भी आए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो डेट पे मुझे आगे रिपेमेंट करना है मैं उस डेट पे कर दूंगा। उसके बाद है अलाउज फॉर issuance of several debt tranches with different maturities, enabling reinvestment of surplus cash in case of early retirement of receivables। कि जो प्रॉब्लम मुझे ऊपर आ रही थी इन केस ऑफ पीटीसी, कि अगर अर्ली पैसा आ जाता है तो उसका मैं क्या करूं, तो वो चीज यहाँ पे रिजॉल्व हो गई है थ्रू पे थ्रू सिक्योरिटी। कि अगर मेरे पास अर्ली मनी रिसीव हो जा रहा है, तो मैंने अपनी एसेट क्लासेस को या इंस्ट्रूमेंट को ही ऐसे डिजाइन किया है कि उसमें वैरायटी ऑफ एसेट्स है ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, जिसके कारण पैसा कभी भी आए उससे मुझे ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है, और जो भी पैसा मेरे पास कैश फ्लो आ रहा है वो उसे री इन्वेस्ट करते जाता हूँ अगर वो प्रीपेमेंट में आ रहा है। नेक्स्ट इज स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज।
अब हमने पहला देखा पीटीसी, इसमें कि सिंपल पैसा आया, आगे फॉरवर्ड कर दिया। दूसरा हमने देखा पीटीएस, कि भाई पैसा अगर जल्दी आ गया तो उसमें प्रॉब्लम आती थी, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए पीटीएस। अब हम देख रहे हैं तीसरा, क्रिप्ट सिक्योरिटी। क्रिप्ट सिक्योरिटी में क्या है, हमने पढ़ा था कि जो हमें इन्वेस्टर है उसको दो चीजें मिल रही है, पहला प्रिंसिपल, दूसरा इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट डिटरमाइन करता है कि कितना रिस्क और रिवॉर्ड है इन्वेस्टर के लिए। अब कोई इन्वेस्टर हो सकता है जो कहे कि भाई मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मुझे सिर्फ प्रिंसिपल चाहिए। या कोई हो सकता है जो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहे और वो सिर्फ स्पेक्युलेट करे कि इंटरेस्ट रेट्स के बेसिस पे उसे ट्रांजैक्शन में उतरना है। तो उस केस में हम बनाते हैं स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज। ये करती है डिवाइड कैश फ्लो एसोसिएटेड विद अंडरलाइंग सिक्योरिटी। ये क्या करती है स्ट्रिप सिक्योरिटी, की जो आपका कैश फ्लो है उसमें दो पोर्शंस है, पहला ही इज ऑफ योर प्रिंसिपल, दूसरा इज ऑफ योर इंटरेस्ट। अब वो इसको तोड़ देती है इनटू टू सिक्योरिटीज, कि जो भी पैसा आने वाला है वो इंस्टेड ऑफ वन कॉमन पूल फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, दो यूनिट्स में बढ़ जाए। पहला इज फॉर प्रिंसिपल पोर्शन ओनली, दूसरा है फॉर इन्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट सिक्योरिटीज ओनली। तो इसे पीओ के नाम से लिखा गया, इसे आईओ के नाम से लिखा गया। अब हम देखते हैं कि ये जो पीओ है, इसमें सिक्योरिटी होल्डर जो आपका इन्वेस्टर है रिसीव्स ओनली पोर्शन ऑफ, कि अगर मैंने सिक्योरिटी होल्ड करके रखी है और वो पीओ की है, तो उसमें मुझे क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ मिलेगा प्रिंसिपल का अमाउंट। और अगर मैंने जो सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है वो आईओ की है, यानी इंटरेस्ट ओनली है, तो मुझे क्या मिलेगा ऑन रिपेमेंट, मुझे मिलेगा ऑन रिपेमेंट सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट। अब कोई ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि ये अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए। अब हम देख रहे हैं इनकी प्राइजेस कैसे वेरी होती है। पहला है कि प्राइजेस ऑफ पीओ फॉल व्हेन मार्केट यील्ड इंक्रीजेस एज बोरोअर्स डिले पेमेंट ऑन चीप लोन्स। मतलब ये कि अगर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जा रहा है, तो जो बोरोअर है, जो डेटर है, जो ऑब्लाइजर है, उसके लिए इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है। अगर उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है, तो उसे क्या फर्क पड़ रहा है कि उसने मैच्योरिटी पे पैसा देना है, वो चाहे तो थोड़ा और डिले करके दे, क्योंकि उससे इंटरेस्ट रेट जो आगे के टाइम पीरियड का लग रहा है वो तो कम है, तो वो अपना रिपेमेंट डिले कर देगा। ये चीज हो सकती है, क्योंकि मार्केट यील्ड यानी जो मार्केट के इंटरेस्ट रेट है वो कम हो रहा है। तो इन केस अगर मार्केट यील्ड कम होती है, तो देर इज अ लाइकली चांस of delayed payment on cheap loans due to interest portion. Hence, the prices of पीओ goes down, क्योंकि मुझे तो मिलना, उसमें मुझे इंटरेस्ट के पैसे से तो कुछ लेना देना ही नहीं, मुझे तो अपना प्रिंसिपल रिकवर करना है और मेरा प्रिंसिपल लेट रिकवर हो रहा है, तो इसलिए पीओ का प्राइस इस मैकेनिज्म में कम होता है। दूसरा है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के प्राइसेस कैसे फ्लक्चुएट करते हैं सिक्योरिटी में, वो समझते हैं। पहला है आईओ की वैल्यू बढ़ेगी अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में हाई हो रहा है, और आईओ की वैल्यू गिरेगी अगर प्रिंसिपल जल्दी रिपे हो जा रहा है। सिंपल, वाई, कि मैंने इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज ली है, मतलब मुझे जो रिपेमेंट पे पैसा मिलेगा वो सिर्फ इंटरेस्ट का मिल रहा है। अगर रिपेमेंट जल्दी हो गई, मतलब कि रिपेमेंट का पीरियड था इतना और मुझे रिपेमेंट मिल गई इतनी, तो मुझे इंटरेस्ट कब तक का मिलेगा, सिर्फ इतना ही, जबकि मैं एक्सपेक्ट इतना कर रहा था। तो अगर रिपेमेंट अर्ली होता है तो आईओ का वैल्यू कम हो जाएगा। दूसरी चीज, कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो जो पैसा मुझे मिलने वाला है वो उस रेट के हिसाब से मिलेगा, और वो रेट बढ़ जा रहा है, तो जब जब इंटरेस्ट रेट हायर रहेगा इन आवर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो जब भी इंटरेस्ट रेट हायर रहेगा तो आईओ का वैल्यू भी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। तो ये चीज हमने पढ़ी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें हमने पढ़ा पीटीसी, पीटीएस और क्रिप्ट सिक्योरिटीज के। आगे बढ़ते हैं विथ प्राइसिंग, की जो आप सिक्योरिटी बेच रहे हो उसका क्या प्राइस हो, तो प्राइस एक्सेप्टेबल होना चाहिए बोथ ओरिजिनेटर को और इन्वेस्टर को। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओरिजिनेटर, कि मैं चाहूंगा कि मेरी जो सिक्योरिटी है वो प्राइस्ड हो उस रेट पे, कि जो मैंने अमाउंट इनकर किया इन टर्म्स ऑफ आउटफ्लो, हम चाहेंगे कि हम अपनी सिक्योरिटीज को उस रेट पे रखें कि जो हम अमाउंट इनकर कर रहे हैं एज अ आउटफ्लो वो तो रिकवर हो जाए, या वो अमाउंट तो अमोर्टाइज हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय इन्वेस्टिंग द अमाउंट रिसीव्ड थ्रू सिक्योरिटाइजेशन, कि मेरा पैसा तो रिकवर हो, मैं उस रेट पे जाऊंगा। दूसरा इन्वेस्टर,
अब इन्वेस्टर ये चाहेगा कि मुझे पैसा मैच्योरिटी पे मिल रहा है, तो पहली चीज़ कि जो मेरी रेट ऑफ यील्ड ऑन मैच्योरिटी है वो मुझे अच्छी मिले, और दूस यानी मुझे इंटरेस्ट अच्छा कंपोनेंट अच्छा मिले, डिस्काउंट अच्छा मिले ऑन परचेज़ ऑफ दिस सिक्योरिटी। और दूसरा साथ ही साथ मैं ये भी देखूंगा कि उसकी क्रेडिट क्वालिटी क्या है उस इंस्ट्रूमेंट की, और उस इंस्ट्रूमेंट की लाइफ क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं उस इंस्ट्रूमेंट को प्राइस करना चाहूंगा। तो ये हमने देखी प्राइसिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओरिजिनेटर एंड इन्वेस्टर, जहाँ पे दोनों ही चाहेंगे कि वो अपना मनी ज़्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाए और रिकवर कर पाए। अब अगली चीज़ जो हम देख रहे हैं, रिस्क ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। कि सिक्योरिटाइजेशन में कौन-कौन से रिस्क होते हैं? सिक्योरिटाइजेशन में मेनली 3 रिस्क है, क्रेडिट रिस्क, लीगल रिस्क एंड मार्केट रिस्क। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रेडिट रिस्क क्या है? क्रेडिट रिस्क क्या है? सिंपल ऑफ डिफ़ॉल्ट, कि अगर नॉन पेमेंट हो गया, कि या बैंकरप्सी हो गई, या नॉन परफॉर्मेंस एसेट में कन्वर्ट हो गया, जो आपका ओरिजिनल डेटा है उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो उस केस में जो रिस्क है ऑफ डिफॉल्ट, उसे हम नाम दे देते हैं क्रेडिट रिस्क। दूसरा है लीगल रिस्क, कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उस केस में हमारे पास कोई जुडिशियल लॉज नहीं है, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इतनी क्लियर नहीं है, तो उस केस में उस एसेट की ओनरशिप किसके पास जाएगी, उस पे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। दैट इज योर लीगल रिस्क। और तीसरा है मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स से जो रिस्क अराइज होता है, जिसे हम नाम देते हैं मार्केट रिस्क। तो अब मार्केट रिस्क 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला है रीपेमेंट रिस्क। रीपेमेंट रिस्क क्या होता है, कि हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट वॉलेटाइल है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में फ्लक्चुएट हो रहा है, तो जो ऑब्लाइजर है वो पहले ही अर्ली पेमेंट दे दे। तो जब मुझे अर्ली पेमेंट मिलेगा, तो मुझे मेरा अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल तो रिकवर हो गया, बट जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट आना था वो कम हो गया। तो अब इसको मुझे फिर से री इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर। तो उसी चीज को हम कहते हैं प्री पेमेंट रिस्क, कि अगर मेरा पैसा अर्ली आ जा रहा है, मैंने सोचा था मैच्योरिटी पे मिलेगा, तब उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, बट ये पैसा पहले ही मिल गया, तो उसका प्रिंसिपल तो रिकवर हुआ, बट इंटरेस्ट कंपोनेंट कम रिकवर हुआ, तब मुझे एज ए इन्वेस्टर ये फिर से कहीं री इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ यील्ड। तो उसी चीज को हम कह रहे हैं एज प्रीपेमेंट रिस्क। दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, कि जो आपका एसेट पूल है, उसमें आपने पैसा होल्ड करके रखा है, तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, जो आप मैच्योरिटी पे पैसा दे रहे हो उधर भी प्रिंसिपल का कंपोनेंट है। बट ऐसा हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो एसेट पूल के लिए अलग हो, और जो इन्वेस्टर को पे आउट करना है उसका इंटरेस्ट रेट अलग हो। या ये कह लीजिए कि एक इंटरेस्ट रेट फिक्स है, दूसरा इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है। तो इसमें एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि जहाँ पे डिफॉल्ट नहीं हुआ, मुझे 100% पैसा रिकवर हो गया है, लेकिन जो मुझे इन्वेस्टर को पे करना है उसके लिए मेरे पास प्रिंसिपल का कंपोनेंट सफिशिएंट है, बट 100% रिकवरी के बाद भी जो इन्वेस्टर को मुझे पे आउट देना है, टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसमें मेरा शॉर्टफॉल आ रहा है। वो शॉर्टफॉल क्यों आ रहा है? ड्यू टू डेविएशन इन इंटरेस्ट रेट्स ऑन एसेट पूल एंड इन्वेस्टमेंट पे आउट। तो उस मिसअलाइनमेंट की वजह से, जहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट फिक्स हो और दूसरा फ्लक्चुएटिंग हो, और उसकी वजह से एक सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपके पास रिपेमेंट के लिए पैसा कम पड़ जाए। उसी चीज को हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, और इससे बचने का एक तरीका है इंटरेस्ट रेट हेजिंग। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा है मैक अब हम पढ़ रहे हैं रिस्क एसोसिएटेड विद सिक्योरिटाइजेशन। उसमें हमने देखा क्रेडिट रिस्क, कि डिफॉल्ट हो जाए, दूसरा लीगल रिस्क, कि लीगल रिकोर्स ना मिले मेरे पास, तीसरा हमने देखा मार्केट रिस्क, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स है, उसमें 3 रिस्क है। हम देख चुके हैं अर्ली पेमेंट के बारे में, प्रीपेमेंट रिस्क, दूसरा हम देख चुके हैं इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड इंटरेस्ट रेट रिस्क, और तीसरा हम देखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। कि कई बार मेरा रिस्क जो होता है वो उस डेटर पे डिपेंडेंट, मेरा जो एसेट है उसका वैल्यू डिपेंडेंट है। मतलब अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मेरे पास सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का वैल्यूएशन डिपेंडेंट है अंडरलाइंग एसेट पे, और उस एसेट को रिकवर करेंगे हम थ्रू ऑब्लाइजर। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेरी रिकवरी वो ऑब्लाइजर के बिजनेस से डिपेंडेंट हो गई है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑब्लाइजर जो है, अगर उसका बिजनेस डाउनफॉल हो, उसके बिजनेस में रिसेशन आ जाए, तो उसके कारण वो डिफॉल्ट कर देगा।
मतलब उसका बिजनेस खराब हुआ, उसके चक्कर में मेरा रिपेमेंट डूब गया। तो इसी चीज को हम नाम दे रहे हैं एज मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, कि जो इंडस्ट्री वाइड फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से किसी ऑब्लाइजर का बिजनेस खराब हो, जिसके कारण आपकी रिपेमेंट पे असर पड़ रहा हो। तो दैट इज नथिंग बट योर इकोनॉमिक रिस्क। तो अभी हमने 3 रिस्क और देख लिया, दैट इज योर क्रेडिट रिस्क, लीगल रिस्क, मार्केट रिस्क। उसके अंदर 3 और, मार्केट रिस्क में 3, मैक्रो इकोनॉमिक, प्रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट रेट्स। अब आते हैं एक अच्छे टॉपिक पे, द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब इसमें हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, पहला ब्लॉकचेन, दूसरा टोकनाइजेशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन को हम बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ब्लॉकचेन क्या होता है? एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। अब डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब है कि जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आप बैंक के पास जाते हो, तो सेंट्रल बॉडी उसमें होगी बैंक। बट ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब यहाँ पे कोई बैंक नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई सिंगल गवर्नमेंट या कोई सिंगल कॉर्पोरेशन या कोई सिंगल एंटिटी नहीं है जो ये पूरा प्रोसेस कलेक्ट कर रही है। ये सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है कि जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हो सकती है, जो ब्लॉकचेन का डेटा अपने पास रखे। ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है कि जो डेटा है वो एक सेंट्रलाइज सर्वर में ना होके बहुत सारे अलग अलग एंटिटीज के पास स्टोर्ड है। इसलिए इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब ब्लॉकचेन काम कैसे करता है? ब्लॉकचेन में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो उस ट्रांजैक्शन का बनता है एक ब्लॉक। ब्लॉक में दो चीजें होती है। पहली चीज इस ब्लॉक में होता है डेटा, कि जो ट्रांजैक्शन हुई उसका डेटा। दूसरी चीज इस ब्लॉक में होते हैं एड्रेस। एड्रेस किसके? ये ब्लॉक है, इसमें आ गया डेटा, डेटा का ब्लॉक बन गया। अब इसमें है एड्रेस, एड्रेस किसका? इसके अगले वाले ब्लॉक का। ये जो नेक्स्ट ब्लॉक है जिसमें भी डेटा है, इस ट्रांजैक्शन के बाद ये ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसका और इसका इंटरलिंकिंग एड्रेस होता है इस ब्लॉक में। और सिमिलरली इस ब्लॉक में भी होगा डेटा। अब इस ब्लॉक के बाद जो अगली ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन का भी ब्लॉक बनेगा, तो उस ब्लॉक का भी एड्रेस इस ब्लॉक के अंदर होगा। तो ऐसे करके मल्टी हर ट्रांजैक्शन का एक सेपरेट ब्लॉक बनेगा। उस ब्लॉक में होगा आपका डेटा, और डेटा के साथ ही साथ ये सारे ब्लॉक्स इंटरकनेक्टेड रहेंगे, कि ये जो ब्लॉक है इसमें इसके पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस भी सेव्ड है, नेक्स्ट ब्लॉक का भी एड्रेस सेव्ड है। फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शनल डेटा है, ये प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस है, ये सब्सिक्वेंट ब्लॉक का एड्रेस है, यहाँ पे डेटा है, फिर ये नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ब्लॉक का डेटा है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ब्लॉक क्या है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें डेटा भी है, एड्रेसेस भी है, प्रीवियस और नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस भी है। अब ये सिस्टम सिक्योर क्यों है ब्लॉकचेन का? पहली चीज, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, कि कोई सेंट्रल सर्वर से छेड़छाड़ कर दे और डेटा करप्ट हो जाए या डेटा एंट्रीज चेंज हो जाए, वो वाला सिस्टम यहाँ नहीं होता। तो ये जो काफी डेमोक्रेटाइज सिस्टम है कि मल्टीपल एंटिटीज के पास डेटा सेव्ड है, तो इन ब्लॉक्स की कॉपीज मल्टीपल एंटिटीज के पास होगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमारे पास सेफ्टी होती है, ये जो ब्लॉक्स है ना, ये काफी यूनिक नेचर के है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये ट्रांजैक्शन चेंज कर दूं बीच वाली, तो मैं बीच वाली ट्रांजैक्शन चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन का प्रोसेस है, इसका मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा है कि एक बार यहाँ डेटा आ गया, तो इस डेटा से ये लिंक्ड हो जाता है ये एड्रेस नेक्स्ट ब्लॉक का। अगर जैसे ही मैंने ये ब्लॉक का डेटा चेंज करने की कोशिश कोशिश की, तो ये जो लिंक है अगले ब्लॉक के साथ, ये लिंक भी टूट जाता है अपने आप। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि इस ब्लॉक से इसका कनेक्शन है, इससे इसका कनेक्शन है, इसमें डेटा है। जैसे ही मैंने इसका डेटा चेंज करने की कोशिश की, इसका यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा, इसका प्रीवियस ब्लॉक से कनेक्शन टूट जाएगा। तो इससे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि इस ब्लॉक के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है, या ये ब्लॉक इनवैलिड है, या इसमें कुछ ना कुछ तो टेम्परिंग हुई है। इसलिए ब्लॉकचेन का सिस्टम थोड़ा ज्यादा सिक्योर माना जाता है। इसलिए हम पढ़ते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। तो ब्लॉकचेन को हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों? क्योंकि कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है। दूसरा, लेजर टेक्नोलॉजी क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है।
दूसरा है ये पीयर टू पीयर, यानी एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा हुआ होता है। एंड डिसेंट्रलाइज, कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है। ओपन लेजर ट्रांजैक्शन सिस्टम है। उसके बाद में विथ नो थर्ड पार्टी इन बिटवीन, ये जो लेजर्स है ना, ये सिर्फ ब्लॉक्स के फॉर्मेट में है, और इनके बीच में इन सारे ब्लॉक्स को मैनेज करने वाली कोई सेंट्रल अथॉरिटी भी नहीं है, और इन ब्लॉक्स के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी नहीं है कि ये ब्लॉक डायरेक्टली इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, ये किसी थर्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू नहीं जा रहा है। तो दैट मेक्स ब्लॉकचेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम। ये हमने ब्लॉकचेन की डेफिनेशन पढ़ी। अब हम आगे पढ़ रहे हैं ब्लॉकचेन में डेटा कैसा स्टोर होता है, परमानेंट, इसका अल्टरेशन पॉसिबल नहीं है, और ट्रांजैक्शंस भी इरिवर्सिबल होती है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कोई बैंक, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन इसे कंट्रोल नहीं करती है। अब हम पढ़ रहे हैं फ्लो, कि जब ट्रांजैक्शन होती है तो कैसा होता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगी, कि कोई ट्रांजैक्शन की मैंने, तो वहां ट्रांजैक्शन हो गई इनिशिएट। दूसरी चीज है ब्रॉडकास्ट टू नेटवर्क, कि वो जो ट्रांजैक्शन है, अब उस ट्रांजैक्शन को पूरे नेटवर्क में भेज दिया जाएगा, कि जिन जिन के पास इस ब्लॉकचेन के डेटा है, उन सभी के पास इस ट्रांजैक्शन की का ब्लॉक जो है प्रसारित किया जाएगा, या उन सभी इंडिविजुअल डेटा सेंटर्स के पास ये डेटा भेजा जाएगा। फिर ये जो नेटवर्क है ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक्स, ये वैलिडेट करेगा ट्रांजैक्शन यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी से वो कैसे ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा, कि ये जो फ्लो में डेटा आ रहा है, कि पहले ये ट्रांजैक्शन हुई थी, ये हुई थी, ये हुई थी, अब इसके बाद जो अगली ट्रांजैक्शन है, तो उसमें जो लेजर के बैलेंसेस है, वो इस ट्रांजैक्शन पे तो आप ट्रेस कर पाओगे, कि अगर यहाँ एक्स बैलेंस था, तो यहाँ जो भी एक्स बैलेंस है उसी से तो इस बैलेंस में चेंज आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ये यहाँ से क्रॉस रेफरेंसिंग होगी। तो उसी चीज को हम कहते हैं वैलिडेट करना, कि ब्लॉकचेन में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है, फिर वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, कि जितने लोगों के पास उस डेटा की कॉपी है, उन सभी के पास वो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन जा रही है। फिर वो नेटवर्क उसे वैलिडेट कर रहा है, कि हाँ, हमारे जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स है, ये नया ब्लॉक उसमें जुड़ सकता है, इसका उससे क्रॉस कनेक्शन है, उसका एड्रेस मैच कर रहा है। नेक्स्ट फिर ट्रांजैक्शन का बनता है ब्लॉक, ये ट्रांजैक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज अ ब्लॉक। और फिर फाइनली ये जो ब्लॉक है नए ट्रांजैक्शन का, जो वैलिडेट हो गया है कि ये सही है, उसे हम इस चेन में ऐड कर देते हैं। दैट इज ब्लॉक इज एडेड टू ब्लॉकचेन, और फाइनली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो हमने स्टेप्स पढ़े ब्लॉकचेन के क्या क्या है। इनिशिएशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ब्रॉडकास्टिंग टू नेटवर्क, देन नेटवर्क वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करने के बाद ट्रांजैक्शन का बनेगा ब्लॉक, ब्लॉक इंटीग्रेट होगा ब्लॉकचेन में, और फाइनली ट्रांजैक्शन हो जाता है खत्म, कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन के एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ हैं। अब हम ब्लॉकचेन समझ गए हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन के एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कि रियल लाइफ में ब्लॉकचेन कहाँ-कहाँ यूज हो सकता है। तो मेरे पीछे आपको दिखेंगे 5 सेक्टर्स जिनमें हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इज फाइनेंस, सेकंड इज हेल्थ केयर, थर्ड इज गवर्नमेंट, फोर्थ इज ट्रैवल, एंड फाइनली इन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। तो समझते हैं। पहला है फाइनेंस, कि मुझे पता है कि मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करता हूँ, तो उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, या एसेट्स और प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए, कि मेरे पास एक ऑडिट ट्रेल रहे, और मेरी जो अकाउंट्स है या जो ट्रांजैक्शंस है उनसे कोई टेम्पर ना कर पाए, तो मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉकचेन यूज कर सकता हूँ, जिसमें जो आप डिजिटल करेंसीज देखेंगे, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, तो ये सारी जो डिजिटल करेंसीज है, ये जिस बेसिस पे ऑपरेट कर रही है, वो बेसिस या उसमें जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है, वो ब्लॉकचेन की होती है। दूसरा है हेल्थ केयर, कि मुझे पता है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें डेटा टेम्पर नहीं होता है, और दूसरी चीज, इसमें कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इस वजह से जो डेटा मेरा ब्लॉकचेन में स्टोर्ड है, वो ज्यादा सिक्योर्ड रहेगा, कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो मल्टीपल सिस्टम्स पे ये काम कर पाएगी ये सेम चीज। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर विंडोज के लिए बना है, वो हर पीसी पे चलता है, फिर चाहे वो एचपी का हो, चाहे डेल का हो, या किसी और कंपनी का हो। तो सिंपल चीज है कि जब आप ब्लॉकचेन में कोई डेटा स्टोर करते हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका हार्डवेयर कौन सा है, या आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। आपको एक हार्डवेयर इंडिपेंडेंस मिल जाती है, जैसे हम इंटर
इंटरऑपरेटेबिलिटी के नाम से कहते हैं कि आप किसी भी डिवाइस पे ब्लॉकचेन यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं है, तो मेरी प्राइवेसी भी काफी सिक्योर्ड है, इसलिए हेल्थ केयर में इसे यूज किया जा सकता है। और एक और एडेड बेनिफिट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये है कि इसमें कोई एडिशनल ओवरहेड कॉस्ट नहीं है, क्योंकि कोई सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स मेंटेन नहीं करना है हमें। नेक्स्ट इज आर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को भी कई रिकॉर्ड्स बनाने हैं, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स बनाने हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के, या व्हीकल जो आपकी गाड़ियां होती हैं उनके रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड्स बनाने हैं, या वोटिंग हो रही है तो जो आप वोट डाल रहे हो उसका गवर्नमेंट को रिकॉर्ड रखना है। तो इन सारी चीजों के लिए भी गवर्नमेंट यूज कर सकती है ब्लॉकचेन को। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन को टेम्पर कर पाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज कि ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शंस होती है वो इररिवोकेबल होती है, कि उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ में ब्लॉकचेन हमें दो एडवांटेज दे रहा है कि ये सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाता है और हमें एक ऑडिट ट्रेल देता है। फिर हम देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन को मैं ट्रैवल पर्पजेस के लिए भी यूज कर सकता हूँ, कि मैं अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहा हूँ या एक कंट्री के अंदर ही ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं अपने जितने इंपॉर्टेंट आईडीज हैं, जैसे पासपोर्ट हो गया और अदर डॉक्यूमेंटेशन है, उन्हें स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता हूँ। साथ ही साथ उनका जब भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो पेमेंट्स के लिए भी मैं ब्लॉकचेन के थ्रू पेमेंट्स यूज कर सकता हूँ। फिर इकोनॉमिक फोरकास्ट की ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसमें ट्रांजैक्शन का डेटा है, और जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है तो आप उससे डेटा एनालिटिक्स कर पाते हैं। तो जब आपके पास ये डेटा है तो ये पास्ट ट्रांजैक्शन के डेटा के बेस से आप फ्यूचर भी तो प्रेडिक्ट करना चाहेंगे। उसी चीज को हम फोरकास्टिंग कहते हैं। तो ब्लॉकचेन की मदद से हम मार्केट प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, वोटिंग टर्नआउट के प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, या स्टॉक मार्केट के मोटे मोटे ट्रेंड्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी हैव ऑन ब्लॉकचेन। तो ये हमने देखे 5 एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन इन फाइनेंस, हेल्थ, गवर्नमेंट, ट्रैवल एंड इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। अब हम आ रहे हैं रिस्क एसोसिएटेड विद ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन से एसोसिएटेड रिस्क कौन से फ्लो में पड़ते हैं? सबसे पहला है कि ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है मतलब कंट्रोल कर डेटा अलग अलग लोगों के पास है। डेटा मेरे पास भी है, आपके पास भी है। और हर इंडिविजुअल की रिस्क एपेटाइट अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि मैं फुल्ली गियर्ड अप होके हेलमेट पहन के गाड़ी चलाऊं, और आप हो सकते हैं कि सिर्फ बिना किसी गियर के या बिना किसी हेलमेट के सिग्नल तोड़ते हुए गाड़ी निकाल रहे हैं। तो हमने देखा कि लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग अलग है। तो एक डेटा की कॉपी मेरे पास है, आपके पास भी उस डेटा की कॉपी है। और इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि कल को चल के अगर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए या उसमें कोई भी डिफॉल्ट आ जाए, तो वो किसके एंड से हुआ? आप कैसे पता लगाएंगे कि अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी किस पर्सन की है? तो वो चीज एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में मैनेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के रिस्क एपेटाइट अलग अलग होती है, जिसके कारण जो आप कंट्रोल्स लगाना चाहते हैं वो भी बहुत मुश्किल हो गई। क्योंकि हो सकता है कि मैं चाह रहा हूँ कि बहुत हाई लेवल ऑफ कंट्रोल लगाए, कोई दूसरा पर्सन चाहेगा कि द लेवल ऑफ कंट्रोल शुड बी केप्ट एट मिनिमम, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। दूसरी चीज, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब सिस्टम यानी टेक्नोलॉजी। अब अगर ये टेक्नोलॉजी, तो हमें पता है कि सिक्योर है, बट अगर किसी ने उस ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शंस तो सिक्योर है, बट किसी ने उस अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी के साथ छेड़छाड़ कर दी, यानी जो ब्लॉकचेन का ओरिजिनल कोड है उसके साथ कोई टेम्परिंग हुई, तो उस केस में एक रिस्क रहता है। रिस्क क्या? कि जो आपने डेटा स्टोर करके रखा है वो अनरिलायबल हो जाएगा और इनएक्यूरेट रहेगा, क्योंकि जो टेम्पर्ड डेटा है उसकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। तो हमने अभी 2 पॉइंट देखे। पहला है डिसेंट्रलाइज्ड, कि अलग अलग लोगों की अलग अलग रिस्क एपेटाइट है, जिससे अकाउंटेबिलिटी पे असर पड़ता है। दूसरा, कि अगर अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो उससे जो हमारा डेटा है वो उतना रिलायबल नहीं रहता है। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी मुझे एडमिनिस्ट्रेशन करना है इस डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का, तो वो एक बहुत मेजर चैलेंज बन जाता है। क्यों? क्योंकि कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग अथॉरिटी तो है नहीं। और दूसरा, इसी के कारण मुझे जो कंट्रोल्स लगाने हैं, जनरल कंट्रोल्स या आईटी कंट्रोल्स, वो इम्प्लीमेंट करने में मुझे बहुत दिक्कत आ सकती है। और रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी डिफिकल्ट विथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
और फाइनली कि जब ब्लॉकचेन सेफ है और लोग उस पे आएंगे और हर ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बन रहा है जो अल्टर नहीं किया जा सकता है, फिर अगला ब्लॉक, अगला ब्लॉक, अगला ब्लॉक, ऐसे करके हमारे पास ह्यूमंगस साइज ऑफ डेटा कलेक्ट हो जाता है। तो और जब इतना ज्यादा डेटा हो तो इससे एक प्रॉब्लम होती है डेटा ओवरलोड की। जैसे कि अगर आपका पास कोई डिवाइस है या जैसे आपका फोन हो गया या लैपटॉप हो गया, तो उसकी एक लिमिटेड मेमोरी रहती है। जब वो मेमोरी भर जाए तो वो डिवाइस फंक्शन करना नहीं पाता है ढंग से। उसी तरीके से जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जब बहुत ज्यादा डेटा आ जाए तो उससे भी एक मेजर चीज रिस्क ये रहता है कि हमारे जो मॉनिटरिंग कंट्रोल्स है वो उतने इफेक्टिव ना रहे, और हो सकता है कि उस सिस्टम की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए या वो सिस्टम उतने अच्छे से काम ना कर पाए। तो हमने 4 चैलेंजेस कौन-कौन से देखे। पहला डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जिसकी वजह से रिस्क एपेटाइट और अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन आता है। दूसरा हमने देखा अंडरलाइन टेक्नोलॉजी पे अगर कोई टेम्पर कर दे तो क्या हो। तीसरी चीज अंडरलाइन टेक्नोलॉजी पे कोई टेम्पर करे उससे बचाने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल्स और कंट्रोल्स लगाते हैं। बट उन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल्स और कंट्रोल्स को लगाने में ही एक मेजर चैलेंज है। और लास्टली हमने देखा कि ये टेक्नोलॉजी स्टोर कर रही है डेटा, और जब ह्यूमंगस डेटा हो तो डेटा ओवरलोडिंग से भी रिस्क बढ़ जाता है। अब फाइनली हम बढ़ रहे हैं आखिरी टॉपिक की ओर, जो दैट इज टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन इज अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट टू सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन में आप क्या कर रहे थे, आपके पास कोई एसेट था, आपको उससे लिक्विड में कन्वर्ट करना था, तो आपने उसके इंस्ट्रूमेंट बना के बेच दिए। सेम चीज टोकनाइजेशन करता है कि टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स इनटू ब्लॉकचेन टोकन्स, कि वो ब्लॉकचेन को यूज करते हुए किसी भी टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट को एक टोकन में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं जिससे शायद आपको चीजें बेहतर समझ में आए। कि आपने देखा होगा जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं कार्ड से, तो वहां नीचे लिखा आता है दिस कार्ड, उस कार्ड का एक टोकन नंबर जनरेट होता है या उस तरीके से वो सेव हो रहा है। या फिर आपने देखा होगा कि कई लोग जो आर्ट क्रिएट करते हैं, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स डिजिटली, वो उस आर्ट को एज एन एनएफटी, नॉन फंजेबल टोकन बना के बेच देता है। अब इसमें नॉन फंजेबल क्या है, नॉन फंजेबल यानी जो कॉपी नहीं किया जा सकता। जैसे मेरे पास एक नोट हो अगर, तो उस पे एक सीरियल नंबर रहता है, और उस सीरियल नंबर से उस नोट की पहचान होती है, ओरिजिनल की आइडेंटिटी। बट अगर मैं उसी नोट की फोटो कॉपी करा लूं, तो क्या वो फोटो कॉपी वैलिड रहेगी? नहीं। तो इसी चीज को कि जिसमें ओरिजिनल वैलिड रहता है और उसकी कॉपीज इनवैलिड रहती है, उसी को हम कहते हैं नॉन फंजेबिलिटी। तो नॉन फंजेबल टोकन्स, कि आपके पास एक फिजिकल एसेट था, दैट वाज अ पेंटिंग, टेंजेबल एसेट और एन इंटेंजेबल एसेट, इट कुड बी अ डिजिटल आर्ट, जिसको आपने ब्लॉकचेन की मदद से एक टोकन में कन्वर्ट कर दिया है। अब वो टोकन जो है वो इजीली ट्रांसफरेबल है। यानी कि अगर आप उस फिजिकल एसेट को ट्रांसफर करना चाहते हैं या मुझे वो पेंटिंग बेचनी होती, तो उसमें कई चैलेंजेस आते हैं। बट वही मैंने एक डिजिटल टोकन क्रिएट कर लिया है, तो उस डिजिटल टोकन को मैं मार्केट प्लेस में इजीली बेच सकता हूँ अक्रॉस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो उस चीज में मुझे हेल्प करता है टोकनाइजेशन। तो सिंपली आप कहें तो टोकनाइजेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेंजेबल एंड टेंजेबल एसेट इनटू ब्लॉकचेन टोकन्स। अब टोकनाइजेशन भी वही काम कर रहा है जो सिक्योरिटाइजेशन करता था। क्या कि टोकनाइजेशन से हम करना क्या चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट एन इन लिक्विड एसेट इनटू अ लिक्विड एसेट सो इट कैन बी ट्रेडेड इनटू मार्केट, सो इट बिकम्स ट्रेडेबल। अब इनमें सिमिलैरिटीज है, वही सिमिलैरिटीज हम पढ़ने वाले हैं। पहला है लिक्विडिटी, दोनों ही लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही इन लिक्विड एसेट्स को ट्रेडेबल एसेट्स में कन्वर्ट करके लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, दोनों सिक्योरिटाइजेशन और टोकनाइजेशन मुझे डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो जो है उसमें रिस्क मैनेजमेंट मिलता है। जो इन्वेस्टर है जो अल्टीमेटली इन टोकन्स या सिक्योरिटीज को खरीदने वाला है, उसका पोर्टफोलियो बड़ा होता है, जिसके कारण उसके एक रिस्क मैनेजमेंट का बेनिफिट मिल रहा है और साथ ही साथ उसे ऑप्टिमाइज्ड रिटर्न मिल रहा है। तो वो चीज जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सिक्योरिटाइजेशन में, सेम चीज यहाँ है। नेक्स्ट, इट अलाउज फॉर ट्रेडिंग, यानी कि अगर आपने टोकन क्रिएट किया है या आपने सिक्योरिटीज क्रिएट किया है, तो उन्हें आप मार्केट में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं।
जिसकी वजह से आप वेल्थ जनरेट कर पाएँगे और फाइनली इट ओपन्स न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ किनके लिए कि जो बड़ी-बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या रिलेटेड एजेंसीज़ है, वो इन ट्रांज़ैक्शंस में इन्वॉल्व होके या इन ट्रांज़ैक्शंस को फैसिलिटेट करके अपने लिए इनकम जनरेट कर सकती है। तो ये 4 कॉमनैलिटीज़ हमने पढ़ी। अब अंत में हम देखते हैं कि ये जो हमने सिक्योरिटाइज़ेशन पढ़ा, क्या इसका कोई रियल लाइफ़ इम्पैक्ट भी है? तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि इंडिया में सिटी बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था सिक्योरिटाइज़ेशन का प्रोसेस थ्रू ऑटो लोन्स। उसके बाद ये एवेन्यू सिक्योरिटाइज़ेशन का बहुत बड़ा, जिसमें उन्होंने सेल्स टैक्स, रेफरल्स, एयरक्राफ्ट रिसीवेबल्स और अलग-अलग तरीके की एसेट क्लासेस के बेसिस पे भी सिक्योरिटीज़ इश्यू की। फिर इसी चीज़ को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला थ्रू सरफेसी एक्ट इन 2002, जो हेल्प करता है मैनेज करने में एनपीएस को विदाउट रिक्वायरिंग कोर्ट इंटरवेंशन। नेक्स्ट इज मार्केट ग्रोथ। कि सिक्योरिटाइजेशन हैज बिकम अ की फंडिंग सोर्स, कि सिक्योरिटाइजेशन को भी आप एज अ फंडिंग सोर्स यूज कर सकते हो, क्योंकि वो सिक्योरिटीज मार्केट में अब बिक बिक रही है या ट्रेडेबल हो गई है। और इस पर्टिकुलरली कि इसका फायदा उठाती है एनबीसी और जो माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज है, उन्हें इसका बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है विद कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। तो जो कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज है, उनका भी मार्केट काफी ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट इज मार्केट कंसंट्रेशन। कि हमने देखा कि इनिशियली इट स्टार्टेड विद सिटी बैंक, बट अभी जो है इंडस्ट्री के आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कई मेजर लार्ज प्लेयर्स हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, जिसमें आता है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड नेशनल हाउसिंग बैंक। और एक फ्यूचर फोरकास्ट है जिसमें क्रिजल फोरकास्टेड सिक्योरिटीज वॉल्यूम में रीच अ प्री पेंडेमिक लेवल ऑफ 1.5 ट्रिलियन इफ इकोनॉमिक कंडीशन एंड इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज। अगर इकोनॉमिक कंडीशन और इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहे तो एक फोरकास्ट है क्रिसल का कि ये मार्केट जो है टोटल 1.9 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पे जा सकता है। नेक्स्ट एक डायग्राम दिया गया है सेबी का, कि एक डायग्राम दिया गया है जो आपको दिखाता है कि ओवरऑल सिक्योरिटाइजेशन का मार्केट कैसे ईयर 2009 से ईयर 2019 ऑनवर्ड्स ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ग्रो हुआ है। और यहाँ पे डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं इस चार्ट में। और साथ में जो सेबी है उसने भी अब अलाउ कर दिया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कि वो सिक्योरिटी डेट्स में जो अनलिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें इन्वेस्ट कर सके अप टू अ सर्टेन लिमिट, ताकि मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी आ सके। तो ये था हमारा चैप्टर अबाउट सिक्योरिटाइजेशन। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड एज वी ऑलवेज से दैट द बेस्ट इज येट टू कम। तो ये चैनल यूं तो बना है फॉर क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, ताकि हम उन्हें बेटर इक्विप कर पाए फॉर देयर फर्दर एकेडमिक स्टडीज। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी या देख के अच्छा लगा तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप खुद एक क्लास 11th या 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये जो मेरे पीछे नोट्स हैं इनकी कॉपी चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टिल द एंड। एंड इफ यू डिड लाइक दिस video, a subscribe or a like button or a comment would be a great help to us. Thank you.